नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के इतिहास के प्रश्नों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, इस साल के जो प्रश्न थे वो सच में बहुत टफ थे। अगर आप सच्ची बात पूछो, अगर मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता, उस प्रेशर, उस गर्मी और उसके साथ में जो एक्सपेक्टेशंस, इन सारी चीज़ों के बोझ के साथ, तो शायद मैं आधे से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व भी नहीं कर पाता। और वो जो आधे प्रश्न थे वो तो खैर इजी कैटेगरी में आते ही हैं। उन्हें तो अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जो सच में परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो उसे सॉल्व कर ही लेगा। लेकिन एक प्रश्न जो है, जो जब से मैं तैयारी कर रहा था तब से मेरे दिमाग में कौंता था और आज भी ये प्रश्न है कि क्या यूपीएससी अपने सिलेबस को डिफाइन करेगी? जब प्रीलिम्स की बात आती है तो एक लाइन लिख के छोड़ दिया जाता है और वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंडर द सन उस चीज से रिलेटेड जो कुछ भी है वो पूछा जाएगा। क्या ये यूपीएससी को लगता है कि ये सही मापदंड है? वो बच्चे जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, कस्बों से आते हैं, क्या ये उनके साथ न्याय हो रहा है? कहीं न कहीं आपको एक समता वाला मापदंड अपनाना होगा और ये बताना होगा लोगों को कि ये तरीका है। लेंदी पेपर बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसी चीज़ें अगर पूछेंगे जिसका कोई सिर और पैर ना हो, तो आपके ऊपर प्रश्न उठाए जाएँगे और आपको अकाउंटेबिलिटी स्वीकारते हुए इसका जवाब भी देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारे कुछ प्रश्न जो हैं, जो हमने पढ़ाए थे, वो हमारी जो पुस्तक है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी 2 किताबें हैं। एक तो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की जो समरी हमने बनाई है और दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। इससे कुछ प्रश्न तो डायरेक्टली आए ही आए, साथ में हमारा जो हिस्ट्री का नोट्स है, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर भी कवर करते हैं, उससे भी कुछ प्रश्न आए हैं। हम साक्ष्य के साथ आपको यहाँ पे दिखाएँगे ताकि आपको पता लगे कि हाँ, हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। बाकी मार्केट ओपन है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, मेंटर और गाइड भी बहुत सारे हैं। हमेशा जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। खैर चलिए, बातें करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो पहला प्रश्न जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स इज़ आर करेक्टली मैच्ड? तो नदियों का पुराना नाम दिया गया था और नए नाम के साथ में आपको उन्हें जोड़ के बताना चाहिए था। क्या ये प्रश्न आपको करना चाहिए था? हाँ, ये प्रश्न आपको करना चाहिए था। जब हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि आपको पीवाईक्यूज़ जो हैं, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, उससे गो थ्रू होना चाहिए। अगर आप गए होते तो आपको दिखा होता कि इस तरीके का प्रश्न जो है, पिछले साल और उसके पिछले साल भी पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करना चाहिए था। तो इसका जो सही जवाब जो है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन हमने इसको अपने एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स में कवर किया था। हमने लाइव क्लासेस में भी इसे पढ़ाया था। जो भी बच्चों ने लाइव क्लास किया था वो ज़रूर इसके बारे में बता पाएँगे। तो ये जस्ट आपको एक साक्ष्य दिखाने के लिए था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो परुशनी और रावी जो है, ठीक है? परुशनी और रावी, सिर्फ़ ये वाला जो मामला है वो सही यहाँ पे बैठता है और बाकी जो हैं वो गलत है। आप यहाँ पे पॉज़ कर सकते हो वीडियो को, यहाँ पे आप रुक जाइए और देख लीजिए अच्छे से कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर दूसरा प्रश्न हम देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द अमरावती स्तूप। अच्छा, ये प्रश्न भी आपको करना चाहिए था। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर आप आर्ट की बात करें और अगर आपने पढ़ा हो कि मथुरा आर्ट एक होता है, बहुत फेमस है, गंधारा आर्ट है, वो बहुत फेमस है और उसके साथ में अमरावती आर्ट, ये आपका जाके जो साउदर्न इंडिया था, सातवाहना जो थे, उस समय ये बहुत प्रचलित हुआ था और इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं, क्या हमने कवर की थी? क्या हमने अपने हिस्ट्री के नोट्स में इसे कवर किया था? तो जी हाँ, इसे हमने अपने हिस्ट्री के नोट्स में कवर किया था और इसको हमने पढ़ाया भी था, जैसा कि आप देख सकते हो अमरावती आर्ट के बारे में। और एक्चुअली में हमने तीनों आर्ट पढ़ाया था, गंधारा, मथुरा और अमरावती साथ में। तो अगर आपने वो क्लासेस की होती तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। तो यह निचली कृष्णा घाटी में था, तो जी हाँ, ये सही है कि ये निचली कृष्णा घाटी में था
और उसके साथ में भारत में यह साइज में सिर्फ सांची स्तूप के बाद दूसरे नंबर पे था। ये जो है ना, ये गलत है। और अगर आपने हमारी क्लासेस स्तूपा से रिलेटेड भी देखी होती तो आप उसे भी आराम से क्रॉस कर सकते थे। और अगर मान लीजिए पता चल जाता कि 2 नंबर जो है ना वो गलत है, तो आप आराम से देखिए डी को क्रॉस कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, सी को क्रॉस कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर गलत है। The Amravati School of Sculptures made a lasting impact on the later South Indian sculpture। जी हाँ, उसका असर पड़ा था और इसके प्रोडक्ट श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया भी ले जाए गए थे। आपको पता होगा कि उस समय जो है हमारा व्यापार जो है साउथ ईस्ट एशिया से बहुत अच्छा था। चोलास के समय में भी ये क्वेश्चंस आए थे और उनके समय भी था। तो ये 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। और आप यहाँ पे फिर से रुक जाइए, थोड़ा सा समय लगाइए। अगर आप अगले साल प्रश्न अ, फिर से देने वाले एग्जाम को, ठीक है, या तो पहला अटेम्प्ट या फिर दूसरा या फिर उससे ज्यादा, तो जरूर एक बार आप रुकिए और देखिए। साथ में एक डिस्क्लेमर जरूर मैं दे दूंगा, ये मेरी समझ के अनुसार से ये प्रश्न और ये उत्तर होने चाहिए। अब मान लीजिए यूपीएससी जो है वो अपने आंसर की निकालता है और कुछ और तरीके से बताता है, तो वो खैर सर्वमान्य तो वही होगा क्योंकि संस्था तो वही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज और नॉट करेक्ट। देखिए, ये जो प्रश्न है साउथ इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताबें हम कहते हैं सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ी होती तो वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए थोड़ा सा लगभग लगभग चीजें जो है उतनी आसान नहीं होगी। लेकिन हमने इसे अपने नोट्स में पढ़ाया था और ये जो नंबर 2 पॉइंट है ना, यहाँ पे ये चोल नहीं है, ये चेरा ही है। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि हमने देखिए प्रॉपर जो रूलर्स हैं और उनके जो अचीवमेंट्स हैं चेरा पीरियड के, ये चोलास, चेरास, पांड्या सारे के सारे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सही जवाब क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब केवल 2 है। आप फिर से यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ी देर, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में हमने जानबूझकर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाइलिंगुअल भी होते हैं, तब वो कहेंगे कि इंग्लिश में सर हमें नहीं मिला है, और बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम से आते हैं उन्हें भी अधूरा न फील हो। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस। आगे भी आपकी तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके साथ में सरदार पटेल, ये 4 ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड आपको प्रश्न लगभग लगभग हर एग्जाम्स में मिलेंगे। सारे से नहीं मिले तो किसी न किसी एक से जरूर मिलेंगे और आपको वो जान के रखना चाहिए। पिछले साल हमने देखा था कि महात्मा गांधी से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। तो इसीलिए आप आगे के प्रश्नों के लिए भी हमेशा तैयार रहिएगा। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बारे में पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, खैर ये साक्ष्य के हमने पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे से आप फॉरवर्ड ब्लॉक को भी देख सकते हो। और इसके जस्ट पहले 2 स्लाइड्स में हमने ये भी पढ़ाया था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो रिफ्ट हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं और गांधी जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो महात्मा गांधी और बोस जो हैं वो जो है एक दूसरे का जो भरोसा जीतने में नाकाम रहे। तो ये जो नंबर 1 है, जो पॉइंट पॉइंट नंबर 1 है, ये सही है। तो जहां भी आप देख रहे हो कि पॉइंट नंबर 1 है तो वो तो सही हो गई, तो आप आराम से नंबर सी को यहाँ पे काट सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में जो है कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। तो क्या जो लेफ्ट है वो डिसयूनाइटेड था कि लेफ्ट, जी हाँ, डिसयूनाइटेड था। वो बोस के सपोर्ट में पार्टी कांग्रेस को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता था, तो ये बात सही है। नंबर 3, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। ऐसा नहीं था, कम्युनिस्ट ने शुरू में बोस को सपोर्ट भी किया था। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था ना, इसकी जो अगर आप देखोगे आइडियोलॉजी है, कुछ कुछ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ही थी। तो ये जो है ना, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। तो अगर आपको पता होता ना कि नंबर 3 जो पॉइंट है वो गलत है, तो आप आराम से इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि डी को फिर आप काट देते, आप ए को भी काट देते और आपके पास में B 1 2 and 4 जो है वो सही जवाब होता। लास्ट आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता। खैर, द सपोर्टर्स ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे कि नंबर 2 में जहां बोला गया है कि कांग्रेस लेफ्ट बिखर के बोस को सपोर्ट करने में नाकाम रही, तो ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है।
खैर आप अगेन फिर से पॉज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि इसका सही जवाब क्या है। अगला जो है प्रश्न उसे पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो जो मैंने आपको बताया था कि बोस जो है वो महात्मा गांधी का भरोसा नहीं जीत पाते हैं। तो 2 बार 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट विद द कंजर्वेटिव एंड गांधीयन रिलेशंस लीडरशिप के कारण से वो रिज़ाइन कर देते हैं 1939 में। और उसी के बाद 1939 में वो क्या करते हैं, वो 1939 में विदिन कांग्रेस टू रियली रेडिकल एंड लेफ्ट फोर्सेस वो फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं। तो देखिए लेफ्ट फोर्सेस के साथ में मिल के बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में लेफ्ट का यहाँ पे सपोर्ट था। तो गाइज ये जो हमारी किताब है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉइंट को इन चीज़ों को हमने डाला हुआ था। अगर आपने ये किताब ली है, इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि ये मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और साथ में कमेंट सेक्शन में होगा। तो आप वहाँ पे जाके इसको लिख सकते हैं। खैर हम तो बीच में ऑफर में इसे सिर्फ 99 रुपीस में भी दे रहे थे। अभी जो है ये दोनों किताबें जो हैं वो आपको 198 रुपीस, यस 198 में आपको ये किताबें मिल जाएंगी। खैर, consider the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856। 1856 की बात हो रही है। 1857 में जो है क्रांति हुई थी, बहुत ही फेमस, और आप सब जानते हैं इसके बारे में। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में अगर आप देखोगे तो एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा था सब्सिडरी अलायंस। अगर सब्सिडरी अलायंस को आप जानते हो बहुत अच्छे से तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवध जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के तौर पे और सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत इसको अपने अंतर्गत लिया गया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। अगर बहुत ही एक तरीके से अगर आप नोट्स के गो थ्रू गए होते, अगर आपने देखा होता तो हमने इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। और क्लास में देखिए बहुत सारी चीजें आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि जब आप इन नोट्स को देखते हो तो आप इसके साथ में एक चीज और समझिए कि जो एजुकेटर होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें जो स्लाइड में नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो वो आपको बहुत ही आराम से चीजें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो खैर अब एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो तालुकदारों को उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया लेकिन उन्हें अपने हथियारों के लिए रखने की अनुमति दी गई। सब्सिडरी अलायंस अगर आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहला चीज उसमें यही दिया गया है कि वो कहते थे कि आपकी अपनी सेना नहीं होगी, अंग्रेजों की सेना को ही आपको रखना होगा और उसी का पैसा जो होगा, जो खर्च होगा वो भी आप ही को देना होगा। और अगर आप खर्च नहीं दे पाओगे तो हम क्या करेंगे, आपका ही कोई लैंड जो है, कोई हिस्सा जो है उसको एक्वायर कर लेंगे और उसी से जो आय होगा वही हम खर्च के रूप में यूज करेंगे। तो और एक कॉमन सेंस की भी बात लगाइए आप कि ब्रिटिश जो हैं उन्होंने अवध को विलय कर लिया, अवध को अपने में अनेक्स कर लिया और उसके बाद में वो वहां पे जो है आर्म्स रखने की इजाजत दे देंगे। हाँ, अपने से सोच के देखिए। तो ये नंबर वन जो है ना ये पॉइंट गलत है। थोड़ा सा आपको अगर पूरा भी नहीं पता होता, अगर आप इंटेलिजेंट गेस करने जाते ना तो भी थोड़ा सा ये हो सकता था ये प्रश्न। अच्छा, अगर एक जहां जहां है उसको अगर हम काट दे तो क्या होगा, तो सी जो है उससे हम निकल जाएंगे और बी से भी निकल जाएंगे। अब हमारे पास में दो तीन और दो ओनली। तो देखते हैं दो 1856 में क्या हुआ। समरी रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड इन 1856 अज्यूमिंग दैट द तालुकदार्स वेर आउटसाइडर्स। क्या तालुकदार जो थे वो आउटसाइडर्स थे? जी हाँ, तालुकदार जो ठेकेदार जो थे वहां पे वो आउटसाइडर्स ही थे, वहां के रहने वाले नहीं थे। British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the तालुकदार्स। जी हाँ, ये भी सही है। मैंने आपको बताया कि जब ये पैसे नहीं दे पाते थे सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत तो ये क्या करते थे, कहते थे कि भैया हम जो है खुद से ले लेंगे पैसा, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ये क्लासेस की होती या फिर नोट्स के गो थ्रू गए होते तो आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाते। अच्छा, अगर अभी आपको लग रहा है कि अरे सर सारे के सारे प्रश्न तो लग रहा है कि आपने पढ़ाई दिए हैं, सब आपके नोट्स से ही आए, तो ऐसा नहीं है भैया। 21 प्रश्न इस साल पूछे गए हैं और 21 में से लगभग लगभग 9 से 10 50% आप कह सकते हैं कि प्रश्न जो है हमने पढ़ाया था और वहां से आए हैं। बाकी हम ये क्लेम नहीं करते कि किस से किस आए हैं। और कहीं कहीं तो कुछ प्रश्न ऐसे थे, मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल रहा हूँ, मैं लगभग लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को।
कुछ प्रश्न ऐसे थे, कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे कि मैंने भी पहली बार देखा, मैंने भी उनको नहीं पढ़ा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आगे चलते हुए मैं आपको बताऊँगा भी उसके बारे में। तो अच्छा, ये जो प्रश्न है कि द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस, ये नया तरीका का क्वेश्चन आया है इस बार। आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, असर्शन दे रहे हैं, और वो असर्शन देने के बाद में उसके ऊपर में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आपको। तो असर्शन क्या दे रहे हैं कि इस बात पर गौर करिए, कम्युनिटी पर आधारित पॉलिटिकल अलायंस की शुरुआत मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के नेचर में ही थी। 1909-1919 का ये जो दो हुए थे ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, इसमें पीवाईक्यूज अगेन हेल्पफुल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम लोग, इसमें से कौन से सपोर्ट कर रहे हैं अब के स्टेटमेंट को, तो देखते हैं। ऐसे पहले क्या हमने मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। क्या हमारी किताब में है? हमारी किताब में भी अवेलेबल है। इसके बारे में हमने जो लिखा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया में जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया था मोंटेगू कैम्सफोर्ड में, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में, क्या रिजर्व सब्जेक्ट थे, क्या ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, हर चीज को हमने यहाँ पे डाला था। और अगर आपने ये क्लासेस की होती तो आपको ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा सा समझने में आसान होता। अगेन हम अपनी किताब के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अगर अभी भी देर नहीं हुई है, और एक चीज और याद रखिएगा कि हम अपनी किताब को हमेशा कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। एक हम वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको अपनी किताब दिखाएंगे। हमारी किताबों में बहुत सारे चित्र होते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं, बहुत रंगीन किताब होती है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत डल सब्जेक्ट माना जाता है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसे बहुत अच्छा बना के आपके सामने पेश करें। इसके साथ में जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री का जो ये समरी आपको दिख रहा है ना, ये पुरानी वाली है। उस समय क्या करते थे कि वो वाइसरॉयस, गवर्नर जनरल वाइसरॉयस के हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ाते थे, बहुत अच्छे तरीके से था। अब तो खैर उन्होंने भी पैटर्न बदल दिया है। तो खैर, एक बार चलिए वापस आते हैं। बहुत सारे साक्ष्य आपको बता दिए। देखिए, बताना पड़ता है, तभी कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि अच्छा सर जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ आ रहा है ना। नहीं तो फिर आपको भी लगेगा अरे तो सर बतेरे ऐसे ही एजुकेटर्स हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक रुके हुए और आप समझ रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, एक मेंटर ले लीजिए अपने लिए, एक गाइड ले लीजिए। क्यों? आज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के जमाने में ना, यूट्यूब में हर कोई आपको एक ना एक स्ट्रैटेजी बता रहा होता है। कोई यूपीएससी टॉपर है वो भी बता रहा होता है, कोई एजुकेटेड, सी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सही बताऊंगा, लेकिन एक एक स्ट्रैटेजी लीजिए और उस पर काम करिए। वो स्ट्रैटेजी हो सकता है कि 10-20% गलत होगी, लेकिन 70 से 80% वो स्ट्रैटेजी सही होगी। फिर उसमें कुछ जोड़ना है तो जोड़ते जाइए। लेकिन ये मत करिए कि आज मेरी सुन रहे हैं, कल किसी और की सुन रहे हैं, परसों किसी और की सुन रहे हैं, तरसों किसी और की सुन रहे हैं। इससे आप कहीं पहुंच नहीं पाइएगा, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। क्या रिफॉर्म्स ने रिटेन और एक्सटेंड किया था? 1909 में आ गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जी हाँ सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या काउंटर करने वाले थे इंडियन नेशनल? तो जाहिर सी बात है, आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि मुसलमान जो हैं वो अलग अपनी पार्टी बनाए, पॉलिटिकल अलायंस बनाए। आप चाहोगे कि सिख अलग बनाए, आप चाहोगे कि जो बाकी सब हैं वो अलग बनाए, ताकि जो इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कब पैदा होगा? जब सब एक तरह से सोचेंगे, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से सोचेगी। डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या डिप्राइव्ड क्लासेस भी इसके फायदे के लिए उसके आसपास में जाना चाह रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के? जी हाँ, आप देखोगे कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं इसके बारे में बातें करते हैं, और उन्हें ये मिल भी जाता है अंग्रेजों की तरफ से। फिर बाद में महात्मा गांधी जो है वो इसके ऊपर में अनशन में बैठ जाते हैं यरवड़ा जेल में, और फिर पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही लग रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगेन पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या जो एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा जरूर। अगर आपको अगले साल एग्जाम्स देना है तो जरूर देखना चाहिए आपको, ताकि आपको जो है ना इनसे भी कुछ पॉइंट्स हो सकता है मिल जाए अगले एग्जाम के लिए। एक बार फिर से गाइज, अब तो खैर ये ऑफर्स नहीं है, बीच में हम इन्हें 99 रुपीज में आपको दे रहे थे, अभी 198 है। और इस एग्जाम के बाद में जब हम 2026 के प्रश्नों को भी इसको डालेंगे, तो फिर से हम एक नया सीरीज इसमें ही लॉन्च करेंगे, अपडेटेड सीरीज जो रहेगा। खैर उस समय जो हमारे जो पुस्तक का दाम होगा वो जाहिर सी बात है वो
249 रुपीज़ रहेगा। तो अभी आपके पास में मौका है। अब आप ये बोलोगे सर 2026 के प्रश्न, तो वो तो ये रहे ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 2026 के प्रश्नों का, तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए 1 रुपया भी आपको देने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप देखते हैं ये प्रश्न मैंने आधा पढ़ाया था, आधा नहीं पढ़ाया था। चेक किया, आधा पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, देखते हैं उसके बारे में। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नगरा स्टाइल में, नगर शैली जो है शिखर की, उसमें से कौन-सा मंदिर है? अब ये तो तभी आप बता पाते, या तो आप वहाँ पे गए होते, या तो आपने चित्रों को देखा होता, या फिर आपने पढ़ा होता कि नगारा स्टाइल मंदिर ये द्रविड़ा स्टाइल ये वेसरा स्टाइल, ये 3 स्टाइल है ना, नगारा, द्रविड़ा, वेसरा। नगारा जो है वो उत्तर में, द्रविड़ा जो है वो दक्षिण में, और वेसारा जो है दोनों का कन्फ्लुएंस है, तो वो दोनों के। खैर, दशावतार इसमें जो है वो हमने न सिर्फ पढ़ाया था, बल्कि दशावतार का जो है हमने चित्र भी दिखाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो दशावतार टेम्पल, और ये जो है टेम्पल नंबर 17 एट सांची, ये वाला है, और ये है दशावतार टेम्पल। तो ये नगारा स्टाइल में है, ये हम लोगों ने पढ़ाया था, और ये एक एग्जाम्पल भी है नगारा स्टाइल का। लेकिन अगर आप बात करोगे कि बाकी क्या टेम्पल्स हमने पढ़ाया था, नहीं, मैंने बाकी टेम्पल्स का पिक्चर नहीं दिया था। विरूपक्ष मंदिर जो है वो आप अगर नाम से भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये तो साउथ इंडिया का है, तो हो सकता है कि लेकिन ये फिर गेस करने वाली बात होगी। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे नोट्स से पढ़ के आप ये 100% कर पाते, और अगर करते भी तो गेस होता केवल 3 या 2 और 3। खैर, सही जवाब इसका जो है 2 और 3 है। फिर उच्ची मल्लीगुड़ी मंदिर जो है ऐहोल में, वो भी इसका सही जवाब था। ठीक है? तो आप देख सकते हो, अगेन आप यहाँ पे रुक के इसको अच्छे से देख के समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन हड़प्पन टाउन। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। 100% अगर आप मेरा नोट्स फॉलो करते तो ये आराम से आप कर सकते थे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप देखो सारी चीजें जो इसमें पूछी गई है ना, देखना वहां पे बात किया हाउसेस मेड ऑफ ब्रेक्स, 2 स्टोरेड रूम बिल्ड्स अराउंड सेंटर कोर्टयार्ड, ये जो है सेंट्रल कोर्टयार्ड, प्रेजेंस ऑफ विंडोज, वेंटिलेशन, प्राइवेट वेल्स इन हाउसेस, ये देखो प्राइवेट वेल्स इन हाउसेस, ये सारे मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हाईली एक्यूरेट सिस्टम ऑफ वेट्स एंड लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे थे। तो ये मैथमेटिक्स की और बात कर रहा है, ये जो है ज्योमेट्री प्लानिंग्स की बात कर रहा है, तो साइंस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने ये साक्ष्य दिखा दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं बातें क्या करना चाह रहा था। आप देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हड़प्पन टाउन के बारे में। देयर इज अ वाइड ऑकरेंस ऑफ स्पिंडल वॉल्स इन द हाउसेस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील। घरों में तकली घुमावदार चीजें ज्यादा मिलती है, लेकिन चरखे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तकली घुमावदार चीजें मिल रही, लेकिन चरखे नहीं मिल रहे हैं। क्या ये सही है? जी। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें आपको सही गलत नहीं बताना है। दूसरा है वजन और नाप के पैमाने, जिनमें ग्रेजुएशन भी मिले हैं। ठीक है, घर ज्यादातर पक्की ईंटों से बने हैं, जिनके आसपास काफी बड़े आंगन, जिनके अपने कुएं, नहाने के प्लेटफॉर्म और बड़े कमरे हैं। क्या आपने एग्जैक्टली ये लाइंस अभी नहीं देखी जो मैंने अपने नोट्स में दिए थे? एग्जैक्टली ये लाइंस थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर में जो स्टेटमेंट्स है ना, उनके हिसाब से नीचे के स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप हमें बताइए। स्टेटमेंट वन सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज लेबोरियस एक्टिविटी। बयान एक बताता है कि कताई पर घर पर की जाने वाली एक मेहनत वाली एक्टिविटी थी। अब आपके पास चरखा नहीं था, लेकिन आप कपड़े पहन रहे हो, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, वो होना ही चाहिए। तो नंबर एक जो है वो सही होगा। अच्छा, दूसरा दूसरा बताता है कि हड़प्पा के लोगों के पास कितना साइंटिफिक ज्ञान था। वजन और नाप के पैमाने, अगर वजन और नाप के पैमाने एक हैं, तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक मैथमेटिकल ज्ञान रहेगा ही रहेगा। वेरी सिंपल। नंबर 3 बताता है कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम शुरू हुआ था। अब ये देखिए, ये अगर आपने नोट्स और क्लासेस की होती तो आपको बहुत आराम से समझ में आता। घर पर ज्यादातर पक्की ईंटों से बने हुए, उनके आसपास काफी बड़े आंगन हैं, उनके अपने अपने कुएं हैं, नहाने के अपने प्लेटफॉर्म और बड़े कमरे हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम क्यों हो जाएगा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों होगा? आपका कोर्टयार्ड है, आपका वेल है, आपका कुआं है, आप औरों को क्यों आने दोगे? तो ये कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था, ये प्राइवेसी में बिलीव करते थे। मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि इनका जो दरवाजा था ना, ये कभी भी मेन जो स्ट्रीट होती थी उधर नहीं खुलता था। इनका दरवाजा मेन स्ट्रीट के अलग से खुलता था, क्योंकि ये प्राइवेसी में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप बहुत आराम से कर सकते थे अगर आपने हमारे नोट्स को फॉलो किया होता।
हमारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख ही सक रहे हो। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं। एका आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह, ये भी ऐसा था कि थोड़ा सा अगर आप समय लगाते, अगर आपने एका मूवमेंट और बारडोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है, तो खैर समय वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं सारे पॉइंट्स को नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको ये पता होता कि बारडोली सत्याग्रह जो था वो भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ एक अभियान था, और एका आंदोलन जो था वो लगान की अत्यधिक वसूली के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर हो जाता। काटने के लिए भी मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस। नहीं, एका मूवमेंट कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये वायलेंट मूवमेंट था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि इसको जो रूल जिसने लीडरशिप किया था, कुछ पासी करके उनका नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और ये कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया था। एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार ऑफ अवध। फिर से वही चीज कि ये चीज नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब द एका मूवमेंट वाज लोकेटेड इन वाराणसी एंड मिर्जापुर। नहीं, वाराणसी मिर्जापुर साइड में नहीं था, ये बहराइच और उसके उधर साइड में था, ये इस साइड की बात ही नहीं थी। तो ये जो है ये आराम से आप कर सकते थे अगर आपको जानकारी होती एका मूवमेंट और बारडोली सत्याग्रह के बारे में। होनी चाहिए, जरूरी है, होनी चाहिए। ये मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होता ये। ठीक है, तो हमारे जो हमने क्लासेस किए थे, जो नोट्स कराए थे, उसमें बारडोली सत्याग्रह के बारे में भी हमने बात किया था, और हमने एका मूवमेंट के बारे में भी बात किया था। अगर आप हमारी किताब को फॉलो करते, बुक्स को फॉलो करते, तो गाइज आपको ये सारी चीजें मिल जाती। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें दिए हैं आपके लिए, मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है, और बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, बहुत सारे पिक्चर्स। तो खैर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब ये जो है ये मैं आपको बताऊं, इसका हमने जो है इस टॉपिक पे करंट अफेयर्स हिस्ट्री बोल के नोट्स बनाया था, कि कुछ टॉपिक्स हमको लग रहा था कि ये करंट का पार्ट भी हो सकते हैं, करंट से रिलेटेड आ सकते हैं, और पता नहीं ये गेस कैसे लग गया। तो जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप में थे, उनको हम लोगों ने ये भेजा था, वो जरूर बता सकते हैं कमेंट्स में अगर वो बताना चाहें तो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये हमने क्या किया था कि जितने भी साइट्स हैं ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये 22वें नंबर में हम लोगों ने पढ़ाया था। ये 2024 में इंस्क्राइब किया गया था, असम में कल्चरल टाइप का है ये, और 600 साल पुरानी रॉयल बरियल माउंट्स है यहाँ पे ताई होम फनररी ट्रेडिशन के अंतर्गत। तो ये, और इसके साथ में पूरा सिर्फ इसी के ऊपर में हम लोगों ने एक, अगर आप बोलोगे तो हम आपको भी वो जो है आप उसको लिख के देना, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। So, which one of the following statement with the regard to the moidums built by the Thai Ahom Kingdom and inscribed as a World Heritage Site by the UNESCO is or are correct? Very simple. Number three, they were burial grounds of the royals and nobles. So, C3 only is the correct answer. तो देखा ये आपने। अब यहाँ तक आपने वो देखा जो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ से जो आप देखने वाले हो वो मैंने नहीं पढ़ाया है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई पढ़ाया होगा तो टॉपिक तो वो मैं बता दूंगा कि मैंने पढ़ाया है, या नोट्स अगर दिया होगा तो वही बता दूंगा, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ाया था, और इसकी कुछ चीजें जो है वो मुझे खुद भी नहीं पता थी। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे जो था ना, वो इन्होंने अगेन फिर से एक असर्शन दे दिया था कि प्लीस्टोसिन पीरियड में जो यमुना जो है या तो वो इंदस में गिरती थी और सतलज में, या फिर सतलज जो है वो यमुना में, और फिर मेजर ट्रिब्यूटरी, ये कुछ लिख दिया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप उसके बेसिस पे बताइए कि नाड़ी सूक्त ऑफ द ऋग्वेदा के बेस पे है ये, या द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फुटे के बेस पे है, या फिर द प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ द इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे अगर उस समय करने दिया जाता तो मैं नहीं कर पाता। सही जवाब इसका यही है कि दोनों ही नदी प्रणालियों में डॉल्फिन की एक ही प्रजाति की उपस्थिति जो है वो दर्ज की गई है। आप यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इसको समझ लो, अच्छे से जान लो, और देखो कि अब नए तरीके से प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये आप कर सकते थे, ये कर सकते थे। फिर से मैं उसी पे आ रहा हूँ। अमरावती आर्ट जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो अमरावती आर्ट पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि वो ना, बुद्धिज्म जब आप पढ़ते हो तो बुद्धिज्म जो है दो सेक्ट में डिवाइडेड है, महायान में और हीनयान है। हीनयान वाले जो होते हैं ना, वो बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते, वो बुद्ध की चिन्हों से पूजा करते हैं। तो जैसे आप बात करोगे ना कि बुद्ध का प्रथम उपदेश जो हुआ, तो उसमें वो दिखा देंगे कि चक्र है, ठीक है, चक्र से वो दिखाएंगे उसके बारे में।
बुद्ध का महापरिनिर्वाण अगर हुआ या महाभिषेकमन हुआ तो उसको वो अलग-अलग चीज़ों से दिखाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए महापरिनिर्वाण के लिए वो स्तूप का प्रयोग करते हैं। बुद्ध का ध्यान जो है उसको दिखाने के लिए वो दिखाते हैं कि एक एम्प्टी चेयर है। तो बुद्ध को तो दिखा नहीं सकते कि बुद्ध वहाँ पे ऐसे बैठे हुए, क्योंकि वो जो है ब बुद्ध की प्रतिमा और इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। तो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा जो है ना वो इसका सही जवाब था। अगर क्लासेस आपने अटेंड की होती तो हमने इसको पढ़ाया था, ठीक है। और अमरावती आर्ट मैं इसलिए बोल रहा था कि अमरावती आर्ट जब शुरू हुआ था ना तो उसमें भी चिन्हों को ही दिया जाता था। हमने अमरावती आर्ट वाली क्लास में भी इस चीज को बताया था, समझाया था। तो खैर इसका जो है सही जवाब बुद्ध का ध्यान है। आप पॉज करके देख सकते थे। ये प्रश्न मुझे नहीं पता था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही जवाब जो है जयपुर अतरौली घराना है, लेकिन आई डिड नॉट नो अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में क्षेत्र पत्नी, अच्छा ये जो है आई डिडंट न्यू, मैंने नहीं इसको पढ़ाया है तो भाई मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब मैं इसका सही जवाब भी ढूंढ रहा था तो वहां पे ना ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों आ रहे थे, ऋग्वेद अथर्ववेद दोनों आ रहे थे। लेकिन कहीं मुझे ये लगा कि जो है अथर्ववेद ज्यादा सही होगा। मैंने बाकी भी बहुत सारी जगह पे देखा जहाँ पे आंसर दिए गए थे वो लोगों ने ऋग्वेद ही दिया है। आप देखिए या तो यूपीएससी जब अपना आंसर की देगी तब समझ में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क मान के चलिए। मैथ से वैसे तो मैंने बोला है कि सारे ही जो हैं वो आप स्टार मार्क मान के चलिए, अनटिल अनलेस यूपीएससी उन्हें सही बोले तो वो गलत ही है। अच्छा, निम्नलिखित कर्नाटक संगीत रागों में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत में राग बिलावल के समान है? नहीं पता था मुझे। धीरा, शंकर भरणम, क्या मैंने पढ़ाया था? नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं था ये। अच्छा, हिल्टन यंग आयोग द्वारा निर्धारित कृत्रिम रूप से, ये मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन इसको ना इंटेलिजेंट गेस किया जा सकता था। कैसे? देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन 1926 was adopted by the British government for which one of the following reasons, ठीक है। अब किस कारण से 1926 में इसको अपनाया गया था? अब देखिए, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, आपको लगता है कि हमने जब भी ब्रिटिश के बारे में पढ़ा है वो किसी भी तरीके से इंडियन इंपोर्टर्स को हेल्प करना चाहते हैं? हमने नहीं देखा कि किसी तरीके से वो हेल्प जो है वो करना चाहते हैं इंडियन इंपोर्टर्स को, ठीक है। इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, अब क्या वो एक्सपोर्ट को हेल्प करना चाहते थे? हमें तो नहीं लगा ये चीज। प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो रुपी की डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उस समय उनको क्या लेना देना था कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, वो अपनी करेंसी के बारे में सोचते। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं बी जो है, अगर वो बोल देंगे कि इंडियन इंपोर्टर्स का मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश इंपोर्टर्स की वो बात करें तो बी भी सही हो सकता है। नहीं तो सही जो है वो सिर्फ ए होना चाहिए, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस। अब मैंने तो बोल दिया यहाँ पे, अभी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, है ना, बहुत समय मेरे पास में कि आप इसको गेस कर सकते थे। लेकिन एग्जामिनेशन के माहौल में इतने लंदी लंदी क्वेश्चंस के बीच में आसान नहीं होता। पाली टेक्स्ट में सिक्कों का पहला जिक्र मिलता है, अच्छा, जैसे कहापान, निष्ठा, हंसा और काकानिका, जी हाँ ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। पाली टेक्स्ट से मिले लिटरेरी सबूत कई जगहों से मिले हैं। पंचमार्क सिक्कों के आर्कियोलॉजिकल सबूतों से कंफर्म होते हैं, न ज्यादातर चांदी के बने थे, ठीक है। शहरी जीवन का आना, मनी इकोनॉमी में बदलाव, क्या ये जो अबव के स्टेटमेंट है ये इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ है? तो हमेशा याद रखिएगा कि हमने देखा है कि जब भी किसी भी तरीके का पैसा और ये हो रहा है, इसका मतलब वहां पे इकोनॉमी जो है अच्छी चल रही है, बाजार अच्छा चल रहा है, तभी पैसे की जरूरत है। अदरवाइज तो बार्टर सिस्टम था। ये फिर से एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर शांत दिमाग से सोच पाते और उस समय अगर थोड़ा सा ये दे पाते तो ये आराम से आप ये इस तरीके से कर सकते थे कि हाँ अर्बन लाइफ आया होगा तभी जो है ये सारी चीजें हैं, पंच मार्क कॉइन्स और ये सारी कॉइन्स आ रही हैं, और ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी कॉइन्स है, तो जाहिर सी बात है मनी इकोनॉमी में आप जा रहे हो। तो ये दोनों, एक और दो दोनों ही सही होता। खैर क्या मैंने पढ़ाया था? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैन धर्म में जीवन के अस्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त चार मुख्य रूपों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? अब एक चीज और समझिए, हम कहते हैं कि पीवाईक्यूज आप फॉलो करो
और उसमें हमेशा कहते हैं कि बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे। आपको कुछ पात्र हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जैसे कि सरदार पटेल हो गए, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, जैसे कि महात्मा गांधी जी, तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। तो आप देखिए जैन धर्म से सिर्फ फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके बारे में अगर आप बात करोगे ना तो 4 मुख्य रूप जो है ना, जो ये बात करते हैं कि सबसे ऊपर में देवता को रखते हैं, उसके बाद मनुष्य को रखते हैं, उसके बाद में आप देखोगे तो ये त्रियंश जो हैं, जो कि पशु और पौधे होते हैं और उनके नीचे भी ये जिनको रखते हैं, वो होते हैं वैसे तरह के जीव जो बहुत ही निचली गति के होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है ये ना यक्ष की बात नहीं करते, उपदेवता यक्ष जो है ना, ये जैनिज़ जो होते हैं वो डेमिगॉड्स की बात नहीं करते हैं। तो ख़ैर ये अगर आपने पढ़ा होता अ, हमने नोट्स में इसे नहीं डाला था, ठीक है? झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है बट विल बी अपडेटिंग। बाघ गुफाओं में स्थित हालीसालस्य चित्रकला। अब ये अगर आज आप बात करो तो अगर आप ने बरसाना और वो जो मथुरा वगैरह में जो होता है रासलीला, उसमें देखा हो कि भगवान कृष्ण बीच में हैं और बाकी गोपियाँ जो हैं वो अगल-बगल में वो रास कर रही है या नाच रही हैं, तो ये उसी से रिलेटेड आप समझ सकते थे। एक्चुअल में इसका आंसर है एक उल्लासपूर्ण लोक नृत्य। लेकिन ख़ैर इसे हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ाया था, तो वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट फॉर दिस। भारत में स्थानीय मान प्रणाली, अब ये तो एक ऐसा था ना कि जिसके बारे में पता होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि यूपीएससी जब प्रश्न बनाता है ना, तो 50% के आसपास में ईज़ी होते हैं। 20 से 30% के आसपास जो होते हैं ना, वो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि मीडियम होते हैं। वो ईज़ी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड हैं, ठीक है? और ये इसके बाद में जो 20% बचता है ना, उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये बहुत टफ रखते हैं। तो आप ये एक तरीके से ये भी बोल सकते हो ये बहुत टफ वाला है, वो नहीं चाहते थे कि आप सॉल्व करो। यूपीएससी का सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना भी नहीं होता है। आपको बस उतना सॉल्व करना होता है जितना बाकियों ने किया है उससे एग्ज़ैक्ट, दैट्स इट। तो ख़ैर आप उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ख़ैर यार सिलेबस बताने में क्या दिक्कत है? आप सिलेबस बता दीजिए। So the earliest epigraphic use of place value system in India is found in the Malkani plates from Gujarat. In the 9th century, places values become general. Places value have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia. अब भी हमें पता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। खैर वी हैव नॉट रेड अबाउट इट। अब irrigation from wells allowed agriculture to expand ways from floodplains and strips on river। तो ये जो है कुओं से सिंचाई करने से खेती बाढ़ वाले मैदान नदी के किनारे की पट्टियों से दूर आज के पंजाब और हरियाणा के मैदानों में फैल गई, जहां जमीन के नीचे पानी का लेवल जमीन से काफी करीब था। कुओं से पानी निकालने के लिए जानवरों की ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये इन्होंने 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए कि ऋग्वेद में पानी खींचने के लिए अश्म चक्र और आहवा से बंधी हुई लकड़ी का इस्तेमाल के सबूत हैं। ऋग्वेद में परशुकुलिस और चाना क्षेत्र हाशिया जैसे औजारों के बारे में बात की गई। ऋग्वेद से पहले जमीन जोतने और गाड़ियां खींचने के लिए बैल के इतिहास का भी जो है वो इस्तेमाल का इतिहास है। अब कहीं-कहीं जो है ना मैंने देखा कि तीनों को ही सही माना गया है और कहीं-कहीं जो है वो ये बोला गया कि ऋग्वेद में जो कुल्हाड़ी और हंसिया की बात की गई तो इसका इरिगेशन से क्या लेना-देना है, इसका सिंचाई से क्या लेना-देना है। तो हम भी खैर इसी के साथ जा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि 1 और 3 ही सही है, सिंचाई से रिलेटेड नहीं है तो 2 को हम नहीं सही मान रहे। कहीं-कहीं अगेन वो एक्सक्लेमेशन मार्क मैं दे देता हूँ या फिर स्टार मार्क दे देता हूँ कि देखिए यूपीएससी ही बताएगा कि सही क्या है, 1, 2, 3 या 1 और तो खैर इसके साथ आ गए हैं हम, हमारा एनालिसिस जो है वो पूरा हो गया। अगेन ये एनालिसिस है, ये राइट आंसर्स नहीं है। राइट आंसर्स यूपीएससी जो देगी आंसर के उसी के साथ ही आएगा। अगर आपने परीक्षा दी थी, मैं यही कहूँगा कि हतोत्साहित मत होइए। अगर फिर से एक नई अपॉर्च्युनिटी है, अगर अभी अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, उम्र बची हुई है, कोशिश करते रहिए और एक मेंटर ले लीजिए, एक स्ट्रैटेजिस्ट लीजिए और उसके हिसाब से चलिए और ईमानदार रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। विश्वास रखिए, आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।